बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के फंडिंग केस के हवाले से ये मेरी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैं आपको तफसील से बता चुका हूँ कि इलेक्शन कमीशन के दस्तावेजात में अहकामात में मुस्लिम लीग नून के हवाले से क्या अहकामात हैं और क्यों मुस्लिम लीग नून और PDM इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करने जा रही है, क्यों इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में फॉरेन फंडिंग के हवाले से, ममनुआ फंडिंग के हवाले से क्या अहकामात दिए गए थे, क्या चीज़ वाज़ेह की गई थी, और ख़ास तौर पर ये कि सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग के इल्जामात पर क्या फैसला दिया था। किस्मत खान जिमरी साहब ने यह स्टोरी तैयार की है और ये भी स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि किसी भी जमात पर पाबंदी लगाने का तरीकाकार क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से क्या कहा है, ममनुआ फंडिंग साबित होने पर तहरीक इंसाफ को क्या सजा मिल सकती है, हनीफ अब्बासी और मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ पर क्या इल्जामात लगाए थे। ये तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। वजह यह है कि आप देख रहे हैं कि बहुत शोर है फंडिंग केस का। 4 से 5 वीडियोस में तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का 2017 का हनीफ अब्बासी केस का फैसला पढ़ें तो यह वाज़ेह हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना नामुमकिन है। हनीफ अब्बासी बनाम इमरान खान केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की थी। इस बेंच की सरबराही जस्टिस मियां साकिब निसार साहब ने की थी, जबकि उनके साथ जस्टिस उमरताब बंदियाल साहब और जस्टिस फैसल अरब साहब भी मौजूद थे। फैसल अरब साहब और साकिब निसार साहब रिटायर हो चुके हैं। उमरताब बंदियाल साहब अभी सुप्रीम कोर्ट में है और आगे उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी बनना है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आगे मैं आपके सामने रखूंगा। कुछ देर के लिए वो आपको बोरिंग भी लगेगा, लेकिन क्योंकि इस केस को बहुत हाइप मिल चुकी है, क्योंकि इस केस से मुतल्लिका बहुत इंकशाफात किए जा रहे हैं, बहुत इल्जामात लग रहे हैं, तो जरूरी है कि मैं तमाम हकायक आपके सामने रखूं। हनीफ अब्बासी बनाम इमरान खान केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर 2017 को सुनाया था। हनीफ अब्बासी की इस पिटीशन में तहरीक इंसाफ को भी फरीक बनाया गया था। हनीफ अब्बासी के केस में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वकील नईम बुखारी थे, जबकि इस केस में तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर खान साहब थे और इस केस में हनीफ अब्बासी साहब के वकील अकरम शेख साहब थे। अब हम बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ पर गैर मुल्की फंड्स लेने के इल्जामात लगाए क्या गए थे हनीफ अब्बासी की जानिब से। हनीफ अब्बासी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में इल्जाम लगाया गया था कि तहरीक इंसाफ को फॉरेन फंडिंग हुई है। इस पिटीशन में इल्जाम लगाया गया था कि तहरीक इंसाफ ने ममनुआ ज़राए से गैर मुल्की फंड्स वसूल किए हैं। हनीफ अब्बासी की पिटीशन में तहरीक इंसाफ के खिलाफ इल्जाम लगाया गया था कि PTI पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के आर्टिकल 2C3 के तहत फॉरेन एडेड सियासी जमात है। ये वही इल्जाम है जो अकबर एस बाबर लगा रहे हैं, जो इस वक्त PDM लगा रही है। उसके बाद कहा गया कि तहरीक इंसाफ ने पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के तहत ममनुआ फंड्स वसूल किए हैं। इल्जाम ये लगाया गया था कि 2010 में इमरान खान ने अमेरिका में फंड रेजिंग के लिए LLC USA PTI नामी कंपनी को बतौर एजेंट तैनात किया। यह कंपनी अमेरिकी रियासत टेक्सास में बनाई गई और इसे अमेरिका के फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी फारा के तहत रजिस्टर्ड कराया गया था। टेक्सास में बनाई गई इस कंपनी के 2 डायरेक्टर्स पाकिस्तानी जबकि 5 डायरेक्टर्स अमेरिकी शहरी हैं। ये इल्जाम लगाया गया था हनीफ अब्बासी साहब की जानिब से और यह भी कहा गया था कि अगर यह फर्ज कर लिया जाए कि तहरीक इंसाफ की इस एजेंट कंपनी के वो डायरेक्टर्स जो अमेरिकी शहरी हैं उनके पास दोहरी शरीयत है, तो दोहरी शरीयत रखने वाला भी गैर मुल्की ही है। यूं तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडेड सियासी जमात है। और यह भी कहा गया कि साल 2013 में एक और कंपनी, ये कौन कह रहा है, ये हनीफ अब्बासी साहब कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कह रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं कि साल 2013 में एक और कंपनी जिसका नाम LLC USA PTI था, उसको इमरान खान ने अमेरिका में फंड रेजिंग के लिए एजेंट तैनात कर दिया था। ये कंपनी अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में बनाई गई। इस कंपनी को एक अमेरिकी शहरी ने बनाया था। तहरीक इंसाफ की जानिब से अमेरिकी रियासत में फंड्स इकट्ठा करने के लिए कंपनी बनाने का मकसद डोनर्स की असल शनाख्त छुपाना था, ये इल्जाम लगाया गया और कहा गया कि इन दोनों कंपनियों ने गैर मुल्कियों से फंड्स लिए। 2010 से 2013 के अरसे के दौरान अमेरिका में बनाई जाने वाली इन दोनों कंपनियों ने $30 लाख इकट्ठे करके तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान मुंतकिल किए। फिर यह इल्जाम लगाया गया कि 2013 से 2015 के अरसे में तहरीक इंसाफ के इन फॉरेन एजेंट्स कंपनियों ने अमेरिका में $10 लाख इकट्ठे करके पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को भिजवाए। इबराज कैपिटल लिमिटेड दुबई के जो के इलेक्ट्रिक के मालिक की कंपनी है, उन्होंने 7 मई 2013 को तारिक शफी को 5.5 करोड़ रुपए भेजे। तारिक शफी एक कंपनी का नाम बताया गया कि उसके CEO हैं। बाद तारिक शफी ने 5.5 करोड़ की यह रकम तहरीक इंसाफ को मुंतकिल कर दी। 26 मार्च 2013 को तारिक शफी को एक कंपनी से 5 करोड़ 88 लाख रुपए भेजे गए।
तारिक शफी ने यह रकम भी तहरीक इंसाफ को मुंतकिल कर दी। ये तमाम इल्जामात थे हनीफ अब्बासी के, और इस हवाले से बहुत से डॉक्यूमेंट्स भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो जमा कराए गए थे। ये इल्जामात लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई थी हनीफ अब्बासी की जानिब से कि तहरीक इंसाफ को फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर किया जाए, और इमरान खान की जानिब से इलेक्शन कमीशन को बताया गया, ये कह रहे हैं हनीफ अब्बासी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि इमरान खान की जानिब से इलेक्शन कमीशन को बताया गया था कि तहरीक इंसाफ ने ममनुआ ज़राए से फंड्स नहीं लिए। यूं इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के सामने गलत बयानी की, जिस वजह से इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे, इसलिए इमरान खान को अवामी ओहदा रखने के लिए आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत नाअहल करार दिया जाए। थोड़ा सा मजीद आपको बता देता हूं, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने तो बयान हल्फी दिया था एज ए पार्टी चेयरमैन कि हमने कोई फॉरेन फंडिंग नहीं ली, जबकि हनीफ अब्बासी का दावा यह था, इल्जाम यह था कि इन्होंने फॉरेन फंडिंग ली है, ये उसके सबूत हैं, लिहाजा आप अब ये डिक्लेयर करें कि इमरान खान ने झूठा बयान हल्फी दिया है, तो इसलिए हम इमरान खान को ताहयात नाअहल करार दे रहे हैं कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे। अब मैं आपको बताऊंगा कि गैर मुल्की फंडिंग के इल्जामात पर तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दिया था। इसमें तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर खान ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया था कि क्या दीगर ममालिक से फंड्स लेने की वजह से तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडेड सियासी जमात बन जाती है, ये सवाल उन्होंने उठाया था। उन्होंने दलाइल देते हुए कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के तहत फॉरेन एडेड सियासी जमात से मुराद वो जमात है जिसे किसी और मुल्क की हुकूमत या सियासी जमात या फिर दीगर ममालिक के शहरियों की जानिब से फंड्स मिलें। और उन्होंने ये कहा कि सियासी जमातें, फॉरेन एडेड सियासी जमातें वो हैं जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ काम करें। उन्होंने कहा कि पीपीओ के तहत ममनुआ कंट्रीब्यूशंस और एहतियात के लिए सजा यह है कि ऐसे फंड्स को जब्त कर लिया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि गैर मुल्की शहरियों में दोहरी शरीयत रखने वाले लोग नहीं आते, यानी ऐसे पाकिस्तानी जिनके पास पाकिस्तान के साथ साथ अमरीकी शरीयत थी और उन्होंने पीटीआई को फंड्स दिए थे, तो वो गैर मुल्की नहीं है क्योंकि उनके पास डुअल नेशनलिटी थी, पाकिस्तान की भी थी, अमेरिका की भी थी। उसके बाद तहरीक इंसाफ, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से साल 2010 से सालाना ऑडिट शुदा अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराए गए हैं। इनमें फॉरेन फंडेड से मुतल्लिक भी तफसीलात शामिल थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पीटीआई के इन अकाउंट्स की स्क्रूटनी करता रहा है, उनको मंजूर करता रहा है और उसके बाद पीटीआई को इंतखाबी निशान भी अलॉट करता रहा है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के अकाउंट्स को दुरुस्त समझा और उन्हें मंजूर किया, यह कहना था अनवर मंसूर खान का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस्तीनुकनी बेंच के सामने। वो ये कहते हैं अनवर मंसूर खान साहब कि यूं पीटीआई के अकाउंट्स को इलेक्शन कमीशन एक बार मंजूर कर चुका है, इसलिए इस मामले को नए सिरे से नहीं खोला जा सकता। एक बार इलेक्शन कमीशन इन अकाउंट्स की स्क्रूटनी कर ले तो यह काम दोबारा नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने कहा था कि तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स को ऑडिट ऐसे चार्टेड अकाउंटेंट्स करते रहे जिन्हें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ए क्लास करार दे चुका है, और अगर पीटीआई के अकाउंट्स मशकूक या खिलाफ कानून होते तो चार्टेड अकाउंटेंट्स की रिपोर्ट में इस बात की निशानदेही जरूर की जाती। वो कहते हैं कि अमेरिका में गैर मुल्की सियासी जमातों को फंड्स इकट्ठा करने की इजाजत है, लेकिन अमेरिका के फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी फारा के तहत यह जरूरी है कि गैर मुल्की सियासी जमातें अमेरिका में फंड्स एजेंट के जरिए इकट्ठा करें, यानी एक एजेंट मुकर्रर करें और वो फंड्स इकट्ठा करें। कहा गया कि एलएलसी यूएसए पीटीआई एक गैर मुल्की कंपनी जरूर है, मगर यह कंपनी अमेरिका में पीटीआई की एजेंट है। यह कंपनी अपने फंड्स पीटीआई को पाकिस्तान में नहीं भेजती, बल्कि पीटीआई पाकिस्तान के बिहाफ पर यह फंड्स इकट्ठे करती है और बाद में ये फंड्स जो है वो पाकिस्तान भेजे जाते हैं। इसलिए ये फंड्स कानून के मुताबिक ममनुआ फंड्स की फहरिस्त में नहीं आता। पीपल्स पार्टी के उन्होंने ये कहा था कि पीपल्स पार्टी की जानिब से भी अमेरिका के जो फॉरेन रजिस्ट्रेशन एक्ट है, फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी फारा के तहत फॉरेन एजेंट तैनात किया जा चुका है पीपल्स पार्टी की जानिब से। और उन्होंने कहा कि साल 2012 में हुकूमत पाकिस्तान भी फारा के तहत जो है वो बतौर डोनर रजिस्टर्ड हो चुकी है। उन्होंने बताया कि एमक्यू पीपल्स पार्टी, नून लीग और एपीएमएल के इंग्लैंड में रजिस्टर्ड एजेंट भी हैं। अब हम बात करते हैं कि पीटीआई पर फॉरेन फंडिंग इल्जामात पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के बारे उठाए गए सवालात के कुछ यूं जवाब दिए थे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह भी बताया, इसका भी जवाब दिया गया था कि क्या तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडेड सियासी जमात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पीपीओ के आर्टिकल 15 के मुताबिक अगर वफाकी हुकूमत यह समझे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बड़े गौर से सुनना है कि इस फैसले के बाद अगर तहरीक इंसाफ के खिलाफ सबूत होते तो नून लीग के लिए कोई मसला नहीं था तहरीक इंसाफ को कलअदम जमात करार दिलवाना। उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी, शायद नवाज वज़ीर आज़म थे, उससे पहले नवाज वज़ीर आज़म थे।
लेकिन उनकी जानिब से ऐसा नहीं किया गया। और ये जो फैसले का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बता रहा हूं, इससे आपको पता चल जाएगा कि नून लीग के इल्जामात में किस हद तक दमखम है। और अगर वो इल्जामात दुरुस्त होते जो कल नवाज शरीफ ने भी इल्जामात लगाए तो कोई मसला नहीं था तहरीक इंसाफ को कलअदम जमात करार देना नून लीग के लिए। तो जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीपीओ के आर्टिकल 15 के मुताबिक अगर वफाकी हुकूमत यह समझे कि कोई जमात फॉरेन फंडेड जमात है और वो जमात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ है या दहशतगर्दी में मुलविस है, तो वफाकी हुकूमत उस जमात उस पार्टी के खात्मे के लिए ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन शाया करेगी और इस नोटिफिकेशन के शाया होने के 15 दिन के अंदर अंदर यह मामला सुप्रीम कोर्ट को भेज देगी। सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि वफाकी हुकूमत ने किसी जमात पर पाबंदी या उसकी तहलील का फैसला ठीक किया है या नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट यह समझेगी कि वफाकी हुकूमत ने किसी सियासी जमात पर पाबंदी या उसकी तहलील का फैसला दुरुस्त किया था, तो सुप्रीम कोर्ट वफाकी हुकूमत के फैसले को बरकरार रखेगी, जिसके बाद वो सियासी जमात खत्म हो जाएगी या तहलील हो जाएगी। ये बड़ा क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लिखा गया था कि यह वफाकी हुकूमत का काम है कि वो किसी जमात के खिलाफ मौजूद मवाद या शवाहिद की रोशनी में यह बात मालूम करे कि वो जमात पीपीओ के आर्टिकल 2C के तहत फॉरेन फंडेड सियासी जमात है या नहीं। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक यह काम मुस्लिम लीग नून की उस वक़्ती हुकूमत का था कि वो देखे कि तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडेड जमात है या नहीं, और अगर वो जमात फॉरेन फंडेड है तो वफाकी हुकूमत उसके खिलाफ पीपीओ के आर्टिकल 15 के तहत कार्रवाई करेगी। वफाकी हुकूमत की कार्रवाई के बाद हुकूमत की जानिब से उस सियासी जमात के बारे किए गए फैसले का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इस सियासी जमात की किस्मत के बारे में हतमी फैसला करेगी। किसी जमात को फॉरेन फंडेड जमात डिक्लेयर करने के लिए यह वाज़ेह कानूनी तरीका है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में बता दिया था। और यह फैसला कब आया था? यह फैसला आया था 15 दिसंबर 2017 को। कल मैंने एग्जैक्ट दिन भी बताए थे, 100 और कुछ दिन थे जो उसके बाद नून लीग की हुकूमत रही, यानी 15 दिसंबर 2017 से लेकर 31 मई 2018 तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही। अगर वो चाहते तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस तरीकाकार के तहत जो है वो कार्रवाई कर सकते थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आगे ही लिखा गया था कि ये जो तरीकाकार बताया गया है उसके बगैर किसी भी जमात को फॉरेन एडेड जमात करार नहीं दिया जा सकता। ये वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बता दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम कानूनी तरीकाकार को बाईपास करके तहरीक इंसाफ को फॉरेन एडेड सियासी जमात करार नहीं दे सकते। तो अब आपके सामने है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि फॉरेन एडेड जमात कौन डिक्लेयर करेगा? वफाकी हुकूमत। रेफरेंस कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह भी लिखा गया था कि हनीफ अब्बासी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में तस्लीम किया कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर यानी पीपीओ के आर्टिकल 15 के तहत अगर तहरीक इंसाफ के खिलाफ साबित हो जाता कि यह फॉरेन एडेड सियासी जमात है तो पीटीआई को तहलील करने के लिए वफाकी हुकूमत जो है वो ऐलान करेगी, और बाद में वफाकी हुकूमत को इस फैसले के बारे में सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को वफाकी हुकूमत के रेफरेंस पर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी या इस्तेमाल को खत्म करने के हतमी इख्तियार हासिल होगा। इसके अलावा तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का इख्तियार किसी के पास भी नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बिल्कुल वाज़ेह कर दिया था। अब बात यह है कि क्या पीटीआई ने ममनुआ फंड्स लिए, और अगर लिए हैं तो ममनुआ फंड्स लेने की सजा क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पीपीओ के आर्टिकल 6 के तहत ये चीज दर्ज है कि किसी भी सियासी जमात को किसी गैर मुल्की हुकूमत, मल्टीनेशनल या किसी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी, फर्म या ट्रेड या प्रोफेशनल एसोसिएशन से की गई कंट्रीब्यूशन जो है वो ममनुआ होगी। और अगर कोई प्रोहिबिटेड भी कंट्रीब्यूशन या डोनेशन जो पीपीओ या ममनुआ हो, पीपीओ के तहत ममनुआ हो, उसे जो है वो जब्त कर लिया जाएगा। यानी अगर अभी इलेक्शन कमीशन में ये साबित हो जाता है कि तहरीक इंसाफ को जो है वहां से कोई फंड्स मिलते रहे और वो प्रोहिबिटेड थे, तो वो फंड्स जो है वो क्या होंगे? वो जब्त हो जाएंगे। यही उसकी सजा है। पीपीओ के मुताबिक सियासी जमातें अफराद से एहतियात ले सकती हैं। किसी सियासी जमात की जानिब से वसूलशुदा फंड्स जो हैं वो अगर प्रोहिबिटेड होंगे तो इलेक्शन कमीशन वो फोरम है जो ये डिक्लेयर करेगा कि ये प्रोहिबिटेड फंड्स हैं, और इस सूरत में ये फंड्स क्या होंगे? जब्त हो जाएंगे। तो अब ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास प्रोहिबिटेड फंड्स का है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ये मुनासिब नहीं समझती कि वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कानूनी दायरा इख्तियार में मुदाखलत करे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये अहकाम दिए थे, ये फैसला दिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पिछले 5 साल का तमाम सियासी जमातों के फंड्स का, अकाउंट्स का ऑडिट करे। और इस हवाले से मैं अपनी जो पिछली 2 वीडियोज़ हैं
उनमें आपको तफसील के साथ चीज़ें बता चुका हूँ, वो आप वहाँ पर जाकर सुन सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी इलेक्शन कमीशन के पास जो केस है इससे मुताल्लिक़ दीगर चीज़ों पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरू। अल्लाह हाफिज़।